हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले हम परमाणु का थॉमसन मॉडल और परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं। तो नील्स बोर के मॉडल में नील्स बोर ने परमाणु के बारे में क्या क्या अवधारणाएं सिद्ध की, यह हम आज देखने वाले हैं। रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के बाद में नील्स बोर ने परमाणु के लिए कुछ अपनी अवधारणाएं दी। वह अवधारणाएं क्या थी, हम ये समझेंगे। तो देखिए, नील्स बोर के अनुसार किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं और जहां पर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वे एक निश्चित कक्षाएं होती है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इन चक्र को हम एक निश्चित कक्षा कहते हैं और इन निश्चित कक्षाओं को एक नाम दिया जाता है विविक्त कक्षाएं, या फिर हम इन्हें कोष कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, या किसी परमाणु की कक्षा कह सकते हैं। परमाणु के कोष या परमाणु के ऊर्जा स्तर या फिर परमाणु की कक्षाएं कह सकते हैं। ओके, दूसरी बात क्या थी नील्स बोर की कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ये अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। ऊर्जा का विकिरण का मतलब है कि इनकी जो ये ऊर्जा स्तर है, इन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा समान रहती है, ऊर्जा एक फिक्स रहती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। उस कक्षा की ऊर्जाएं इस कक्षा की ऊर्जा सेम रहती है। मान लीजिए इस कक्षा की एनर्जी है ई एनर्जी है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे वो ई एनर्जी के साथ ही चक्कर लगाते रहेंगे। इस कारण वे ऊर्जा का विकिरण नहीं कर पाते। ठीक है, यही लिखा हुआ है, देखना कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन निश्चित कक्षाओं को हम विविक्त कक्षाएं कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ये ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। दोनों पॉइंट को हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये किसी परमाणु का नाभिक है। नाभिक के चारों ओर जो ये गोल आकृति बनाई गई है ये ऊर्जा स्तर है। पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं। ये गोलाकार इलेक्ट्रॉन गोलाकार चक्कर लगाते हैं और निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं को हम विविक्त कक्षा कहते हैं या फिर इनको हम कोष, ऊर्जा स्तर या कक्षा कहते हैं। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो ये ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखना। क्योंकि ये ऊर्जा स्तर जो है, देखिए तीनों नाम लिख रखा है, चाहे हम इन कोष कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, कक्षा कह सकते हैं। ये ऊर्जा स्तर जो है इनकी ऊर्जा एक समान होती है, एक फिक्स ऊर्जा होती है। इसकी ऊर्जा अलग होती है, इसकी अलग होती है, इसकी अलग होती है, इसकी अलग होती है। तो देखिए, इनकी ऊर्जा एक फिक्स होती है, इस कारण इनमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे उनकी ऊर्जा भी फिक्स होगी। इसका मतलब जब ये चक्कर लगाएंगे उसी एनर्जी के साथ में तो यह अपनी उसी विविक्त कक्षाओं में ही चक्कर लगाते रहेंगे। मान लीजिए कभी कभी इनको बाहर से एनर्जी मिल जाती है। बाहर से एनर्जी, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसकी एनर्जी है ई एनर्जी के साथ चक्कर लगा रहा है। बाहर से इसको और एनर्जी मिल जाती है और इसकी एनर्जी हो जाती है 2E। तो जैसे ही 2E एनर्जी होगी तो ये अपने से अधिक 2E ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। मान लीजिए इस ऊर्जा स्तर में पहुंच गया, इस ऊर्जा स्तर में पहुंचने पर चक्कर लगाने लग जाएगा। लेकिन इस ऊर्जा स्तर का आकार इतना नहीं था कि इतने इलेक्ट्रॉन को रख सके। इस कारण ये अपनी उसी एनर्जी, जितनी एनर्जी इसको प्राप्त हुई थी उस एनर्जी को विकिरित करके और वापस से अपनी उसी ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। तो ये था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसके बाद में हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन एक परमाणु का ही एक अपरमाणु कण है। जैसे हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना, ऐसे ही किसी भी परमाणु के नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन के साथ में एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, कैसे, देखिए न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी।
इस पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन निरावेशित होता है, अनावेशित होता है, कोई आवेश नहीं होता। लेकिन इस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए, मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है। इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, चार्ज नहीं होता। लेकिन जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इस कारण किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जब हमें निकालना होगा तो हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों के द्रव्यमान को जोड़ देंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ने पर हमें परमाणु का द्रव्यमान प्राप्त होता है। जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर। तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। इसके बाद में हम यह पढ़ेंगे कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, कौन से ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। इसके बाद में हम यह पढ़ेंगे। ये हमारा नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। इसके बाद में हम इस मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी परमाणु के ऊर्जा स्तर में या कोश में इलेक्ट्रॉन को कैसे भर सकते हैं यह देखेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। तो अभी हमने देखा नील्स बोर का परमाणु मॉडल और न्यूट्रॉन के बारे में। नील्स बोर ने परमाणु से संबंधित उन कमियों को पूरा किया जो कमी एक रदरफोर्ड के मॉडल में थी। रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी कमियां थी नील्स बोर ने उनको दूर किया और उनके बाद में अपना एक नया परमाणु का सिद्धांत दिया जिसे हम नील्स बोर के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते थे। अब फिर उसके बाद में हमने पढ़ा न्यूट्रॉन के बारे में। अब हमको किसी भी परमाणु के जो अपरमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। अब देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं और नाभिक में इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो टोटल द्रव्यमान वो पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब किस परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन किस व्यवस्था में होंगे, इस बात की जानकारी हमें देता है बोरबरी नियम। बोरबरी नियम, यह नियम परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित है। मतलब किस परमाणु के, मान लीजिए किसी परमाणु में 3 कक्षाएं हैं, किसी परमाणु की 3 कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या होगा यह हमें यह नियम बताता है। इसके कुछ पॉइंट है, तीनों पॉइंट को हम एक क्रम वाइज समझेंगे कि क्या क्या इन पॉइंटों में कहा गया है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के कोश में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या, उन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र द्वारा हम निर्धारित करते हैं जिसका जो सूत्र है 2n²। लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² से प्रदर्शित करते हैं, जहां n का मतलब होता है ऊर्जा स्तर। कैसे, देखिए, मान लीजिए यह किसी परमाणु का नाभिक है। नाभिक के चारों ओर हमें पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं उसे हम उस परमाणु की या इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षाएं कहते हैं। इनके ऊर्जा स्तर होते हैं, जैसे ये हमने नाभिक माना, मान लीजिए ये K, L, M और N। ये K, L, M, N जो है ये है किसी भी परमाणु के कोश, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी विविध कक्षाएं या ऊर्जा स्तर, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई परमाणु था और इसमें ये 4 ऊर्जा स्तर है। चारों ऊर्जा स्तर के लिए n का मान अलग अलग है। K के लिए n का मान 1 है,
इसके लिए n का मान 2 है, इसके लिए n का मान 3 है और इसके लिए n का मान 4 है। ठीक है, अब ये नियम कह रहा है कि किसी भी परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² से हम दर्शाते हैं। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n², n का मान तो हमारे पास ये है। अब आते हैं हम, देखिए k कोष, मान लीजिए किसी परमाणु के k कोष में हमने यह पता लगाना है कि उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो k कोष के लिए n का मान 1 है, k कोष के लिए n का मान 1 है। सूत्र है हमारा 2n², 2 n की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 यहाँ पर आ गया 2। तो k कोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। ऐसे ही l कोष के लिए n का मान 2 है, l कोष के लिए n का मान 2 है तो 2n² करेंगे, n का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, 8 आ गया। हम कह सकते हैं कि l कोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। ऐसे ही m कोष की बात करें, m कोष के लिए n की वैल्यू, n का मान होता है 3। ठीक है, 3 होता है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो m कोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई। ऐसे ही n कोष के लिए n का मान 4 होता है और इसके लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 हो गई। ठीक है, यह पॉइंट समझ में आ गया कि किसी भी परमाणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। उन अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n²। हमें n का मान दिया हुआ है, n का मान हमें पता है, तो हम उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या पॉइंट क्या है, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होगी। यह पॉइंट हमें यह बता रहा है कि यदि कोई परमाणु है, उसका जो सबसे बाह्यतम कोष है उसमें अधिकतम परमाणुओं की संख्या 8 होनी चाहिए, यदि वह परमाणु अधिक से अधिक स्थायित्व होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। अब हर परमाणु, हर कण, हर परमाणु, हर कण, हर तत्व, हर व्यक्ति, इस दुनिया में जो भी कण है वो सभी एक स्थायित्व चाहते हैं, एक स्थायी रहना चाहते हैं। इसलिए किसी परमाणु में स्थायित्व की जब बात होती है तो हम यह कहते हैं कि उसके जो बाह्य कोष है, सबसे बाह्य कोष में, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। ठीक है, कैसे देखना, जैसे मान लीजिए जब भी हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जो सबसे बाह्य कोष जो भी हो उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम KLMN कोष के अनुसार होगा, कोष के अनुसार होगा। क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए हमको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखिए n बराबर 2, जब हम k कोष की बात करते हैं, k कोष की बात करते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरते हैं। देखिए k कोष है ये, यहाँ पर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि इसके पास में केवल इतनी ही जगह है कि 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में दोनों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और दोनों में ऋणावेश है, माइनस चार्ज है। ठीक है, माइनस चार्ज है या ऋणावेश है, तो दोनों में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे। यदि इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया तो ये इसमें स्थायित्व नहीं रह पाएगा, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जैसे ही आएगा तो इसको प्रतिकर्षित कर देंगे। तो के कोष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब यदि हमें किसी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले हम के कोष में 2 भरेंगे, उसके बाद अगले में 2 भरेंगे। के बाद में हमको पता है एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो एल कोष है ये, यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन भरे, इसका मतलब ये है कि एल कोष जो है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 से कम आ सकते हैं, 8 आ सकते, 8 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते। ठीक है,
तो इस प्रकार हम पहले जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इनका एक क्रम होता है। ये क्रम ये होता है, पहले K में भरेंगे, फिर L, M, N, ऐसे क्रम वाइज हम भरते जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे हम उदाहरण के रूप में समझे, हमको पता है K, L, M, N ये ऊर्जा स्तर होते हैं, कोष होते हैं। इन कोष के लिए हमने मान निकाला, K के लिए 2, L के लिए 8, M के लिए 18 और N के लिए 32। अब हमको अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मान लीजिए हम 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मान लीजिए हमने 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं किसी परमाणु, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो ऐसा नहीं है कि 10 के 10 हम यहाँ भर दे या 10 के 10 हम यहाँ भर दे, 10 के 10 हम L कोष में भर दे या N कोष में भर दे या 5 L में भर दे 5 M में भर दे, नहीं। इनका एक क्रम होता है कि सबसे पहले K कोष भरा जाएगा और K कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हम 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। उसके बाद में L कोष भरा जाएगा, L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो 8 से कम भरे जाएंगे, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो 2 हमने भर दिए, बचे हैं 8, तो हम 8 को यहाँ भर दें, इलेक्ट्रॉन भरे गए, ठीक है। ऐसे ही यदि हमको 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो देखिए सबसे पहले K कोष को भरेंगे। K में हमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बचे कितने हमारे पास में? बच गए हमारे पास में 13 इलेक्ट्रॉन। 13 में से हमको पता है अगला L कोष में भरा जाएगा और L कोष में अधिकतम 8 आ सकते हैं, तो हमने 8 भर दिए। अब हमारे पास में बचे 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन को हम L कोष में नहीं भर सकते, अब वो जाएंगे M कोष में, तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर। मान लीजिए आगे और भरते हैं हमने भर दिए 50 इलेक्ट्रॉन। 50 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 50 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि 25 हम यहाँ पर भर दे 25 यहाँ पर भर दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम K कोष भरेंगे। K कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने 2 भरे। उसके बाद में L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 भर दिए। M कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखना है हमारे पास में बचे कितने। देखिए 8 और 2 10, 10 और 18 28, 28 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। 28 इलेक्ट्रॉन भर दिए, हमने भरने थे 50, तो बचे हुए जो 22 इलेक्ट्रॉन है वो 22 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर, ठीक है। ये एक व्यवस्था होती है, ये एक व्यवस्था होती है, यह बोर-बरी का नियम है, ठीक है। तो हमने नील्स बोर का परमाणु मॉडल और बोर-बरी का नियम यह आज हमने देखा है। इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वह पूछ सकता है। इसके बाद में हम संयोजकता और समभारिक और समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे। बोर-बरी का नियम परमाणुओं में किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को विभाजित करते हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन वितरण करते हैं, यह हमें बताता है, ठीक है। इतना नोट कीजिए आप लोग।